Hello and welcome to the next episode of Astrology with Jyotish Bhaskar Sushil Korat sir. And थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स कि आप लोगों ने इतना ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स हमारे अब तक के सारे वीडियोस को दिया है. वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 2 मिलियन व्यूज ऑन इंस्टाग्राम एंड वी आर स्टिल काउंटिंग ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच. एंड आपके सारे सवाल हम तक पहुंच रहे हैं और उन सारे सवालों के जवाब हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे. लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच. लेट्स वेलकम ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर. सर नमस्ते. और ज़बरदस्त रिस्पांस सारे व्यूअर्स की तरफ से हमको आ रहा है और बहुत सारे सवाल भी लोग हमको पूछ रहे हैं. तो आज एक ऐसे विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जिसके बारे में हम लोग को थोड़ी जानकारी कम है. रादर वो हमारे इंटरेस्ट का ज़्यादा टॉपिक है. सो जनरली हम लोग राशियों के बारे में जानते हैं, हम लोग ग्रहों के बारे में जानते हैं, लेकिन नक्षत्र एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के मन में है, मेरे भी मन में है. तो इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे. तो ऐसा कई बार होता है कि किसी विशेष नक्षत्र पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो उसको शांति करने को कहा जाता है, उनके जीवन पर उसके अलग अलग परिणामों के बारे में बताया जाता है. तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे. मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये नक्षत्र क्या है और इनका मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है. राइट. सी ग्रह, राशि, इनके बारे में सब जानते हैं, लेकिन नक्षत्र सबसे इम्पोर्टेंट है. पहले के ज़माने में तो राशियों की गणना भी की नहीं जाती थी. सिर्फ नक्षत्रों से ही लोग भविष्य देखते थे या ज्योतिष देखते थे. नक्षत्र, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स. इन द होराइजन वी सी प्लेंटी ऑफ स्टार्स. लेकिन जो हमारी एक्लिप्टिक कक्षा है, मतलब जो सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, ऐसा हम भासमान एक कक्षा जिसे कहते हैं, एक्चुअली जिसे हम क्रांति वृत्त कहते हैं, इसके 12 समान हिस्से किए गए हैं जिसे हम राशियाँ कहते हैं. 30 डिग्रीज की एक राशि. इस राशि के ये 30 राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं. ये क्यों किया गया है कि राशियों से जनरल पता चलता है, लेकिन उसके अंदर जो नक्षत्र छुपे होते हैं उनकी ही ऊर्जा व्यक्तिमत्व पर सब कुछ प्रभाव डालती है. तो वो नक्षत्रों का स्टडी करने से इन डेप्थ एनालिसिस, एक्चुअली वो व्यक्ति राशियों से एक दिखता है और उसका अलग नक्षत्र होने से उसका स्वभाव अलग हो सकता है. ये जानकारी हमें नक्षत्रों से मिलती है. एक नक्षत्र जो है ये 13.20 डिग्री का होता है. इस तरह के 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं, दैट इज 30 डिग्री. अभी इस 13.20 डिग्री का जो नक्षत्र है उसके 27 ऐसे नक्षत्रों का निर्माण किया गया है. दैट इज 13.33 एग्जैक्टली मल्टीप्लाइड बाय 27, दैट इज 360 डिग्रीज ऑफ एप्लिक्टिव सर्कल. इसका मतलब है क्रांति वृत्त का 360 डिग्री का हमने 27 विभागों में, अभ्यासात्मक विभागों में उसको बांट दिया है कि जिसके वजह से हम अभ्यास कर सकते हैं कि नक्षत्रों का एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है उस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति का. क्योंकि इन 27 नक्षत्रों के विशिष्ट गुणधर्म है जो हमें पंचांग में पेज क्रमांक 8 और 9 में अवखड़ा चक्र रूप में दिखाए गए हैं. इसमें नक्षत्रों के गुणधर्म दिए गए हैं कि जिसमें उनकी नाड़ी है नक्षत्रों की, उनकी योनि है, उनके देवता का लिखा गया है, उनके गण लिखे गए हैं. इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली जो गुणधर्म हम ग्रहण करते हैं वो नक्षत्रों के होते हैं, ना कि ग्रह और राशियों के. हमारे जन्म के समय पे ग्रह जिस नक्षत्र में होता है, जिस राशि के अंदर जिस नक्षत्र में होता है, तो वो उस नक्षत्र के गुणधर्म ग्रहण करता है. और हमें जो दिखाई देता है कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति का जन्म हो गया है वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि में जो 2.25 नक्षत्र आते हैं, जिसे मैं हमेशा उदाहरण के तौर पे लेता हूँ कि कृत्तिका, रोहिणी और मृग. जैसे भगवान श्री कृष्ण का मैंने एग्जाम्पल दिया है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म है, राशि वृषभ ही है, तो बहुत ब्यूटीफुल. लेकिन ये अगर कृत्तिका में गया तो उसके परिणाम बहुत अलग है. तो कहने का मतलब ये है, नक्षत्रों का ये इंपॉर्टेंस है. तो ये 27 नक्षत्र है जो 13.20 डिग्री के बनाए गए हैं. और इस नक्षत्रों के भी जो 13.20 डिग्री है उसके भी 4 विभाग किए गए हैं, दैट इज 3.33. और उसके भी स्वामी अलग है. देखो मतलब हम स्टडी कैसा करेंगे, एक व्यक्ति का समझो जन्म हुआ है तो उसका राशि स्वामी कौन है,
बाद में उसका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी कौन है, उसके अंदर जो 3.33 का छोटा सा जो हिस्सा आया है जिसे चरण कहते हैं या पाद कहते हैं, उसका स्वामी कौन है। तो उसके अनुसार हम बताते हैं कि इसका स्वभाव एक्चुअली में ये है। सिर्फ राशियों से आप बताओगे ना तो वो जनरल भविष्य होता है। यहीं पे मुझे एक एग्जाम्पल सुनना है कि जैसे कि आपने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण बताया कि वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र, तो इसमें के 4 चरण कौन से हैं और उन 4 चरणों के स्वामी कौन होते हैं? राइट, ऑफ कोर्स। तो वृषभ राशि में पहला नक्षत्र जो आता है ना, वो कृत्तिका के 3 चरण आते हैं। हाँ, बाद में रोहिणी के 4 चरण आते हैं और बाद में मृग। इसका मतलब है ये कृत्तिका का जो नक्षत्र है उसका प्रथम चरण, बाद में इसके 4 चरण रोहिणी के, एंड बाद में मृग के 1 और 4, 5 और 4 चरण, इस तरह से आता है। इसका मतलब ये है कि स्वामी जो होता है ना, वो हमेशा पहले चंद्र रहेगा जो है रोहिणी नक्षत्र का, दूसरा रहेगा वृषभ राशि का जो है शुक्र है। हाँ, और बाद में जिस चरण में पर्टिकुलर आएगा उसका स्वामी अलग से आएगा। जिसे हम कहते हैं कि केतु या शुक्र या सूर्य या चंद्र, इस तरह से नवमांश पत्रिका बनती है जिससे। ओके। हाँ, तो उसकी जो पत्रिका बनती है वो नवमांश पत्रिका बनती है। तो नवमांश पत्रिका का स्टडी ये एक्चुअली नक्षत्रों का मास्टर की है। ओके जी। सो ये आपने बताया कि किस नक्षत्र के कितने चरण होते हैं। तो इसके बाद में भी एक बहुत कॉमन लोगों के मन में सवाल है कि अगर मूल नक्षत्र पे किसी लड़की का जन्म होता है तो उसकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं या डिले होता है, और अमूमन उसकी शांति करने के लिए बहुत बार कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या शास्त्र है? देखो, नक्षत्रों की शांति जिसे जनन शांति कहते हैं, ये शांति लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इस नक्षत्रों के विशिष्ट गुणधर्म है। ये जो केतु के नक्षत्र है, जैसे अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, ये 3 विशिष्ट नक्षत्र ऐसे हैं कि जिसे गंडांतर नक्षत्र भी कहते हैं। इसका मतलब ये जो 27 नक्षत्र है जो 9 के सेक्ट्स में बटे गए हैं, ठीक है। तो इन 9वां और 10वां, 18वां और 19वां और 27वां और पहला, ये जो जॉइंट्स है इसे गंड कहते हैं या इसे गंडांतर कहते हैं। आश्लेषा और मघा इनका एक जॉइंट बन गया, और ज्येष्ठा और मूल इनका एक जॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये 9 के जो जॉइंट्स बन गए हैं इसे गंडांतर कहते हैं। जॉइंट्स हमेशा वीक होते हैं, इसीलिए उनकी शांति करते हैं। इसका मतलब क्या है? उन व्यक्तियों का संघर्षमय जीवन रहता है। केतु के नक्षत्र में पर्टिकुलरली जो जन्मे हुए व्यक्ति होते हैं ना, उनमें पूर्व संचित होता है, जिसे हम पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। कई बार ऐसी घटना घटती है, हम देखते हैं कि एरोप्लेन एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें ना हजारों लोग मृत्युमुखी हो जाते हैं, तो जिसमें एक्चुअली मृत्यु योग नहीं है लेकिन शारीरिक हानि या मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति पिछला कर्म लेके कार्मिक अपना कंप्लीट करने के लिए केतु के नक्षत्र में जन्मे हुए थे। तो मूल नक्षत्र का जो पर्टिकुलर ने आपने पूछा, तो मूल नक्षत्र ये केतु का नक्षत्र है, और बहुत ही जिसे हम कहते हैं ना पराक्रमी नक्षत्र है, उग्र नक्षत्र है। इस पर जन्मे हुए जो लड़कियां होती है उनके स्वभाव में एक प्रकार का कर्तृत्व और लीडरशिप क्वालिटीज होता है। इसके बारे में कई लोगों की ऐसी धारणा है कि मूला नक्षत्र पे जन्मी हुई लड़की है तो इसके प्रथम चरण में अगर जन्म है तो उसके पिताजी का मृत्यु होगा, द्वितीय चरण में जन्म है तो माँ का मृत्यु होगा, तृतीय चरण में धन का लॉस होगा, चतुर्थ चरण में यशस्वी होगा। तो पहले 3 चरणों के लिए शांति कर लो। एक्चुअली देखिए, मैं ये कहता हूँ ये ऐसा नहीं है। पिता का मृत्यु नहीं, इसका मतलब ये होता है उस प्रथम चरण में जन्मे हुए मूल नक्षत्र के लड़की का पिता के साथ में वैचारिक मतभेद होगा। वैचारिक मृत्यु लोगों ने इसे फिजिकल रूप में ले लिया कि इसका मूल नक्षत्र में जाना, इसका पिता मर जाएगा। अरे ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब है पिता के साथ वैचारिक मृत्यु हो जाएगा, उनकी और इनके विचारों में फर्क आ जाएगा। ओके, सो इस मतलब इसी को थोड़ा मैं आगे ले जाना चाहूँगा कि जैसे वैचारिक मृत्यु आपने कहा, तो क्या मतलब घर में जैसा बाप बेटे या बाप बेटी के बीच में झगड़ा होना या फिर उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनना, या दोनों एक दूसरे को जो पसंद ना आए ऐसा डिसीजंस लेना, तो क्या इसे हम लोग वैचारिक मृत्यु कह सकते हैं? एग्जैक्टली। तो हम एक बार एक तरफ से ये कहते हैं कि मूल नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति बहुत कर्तृत्ववान होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और खुद के बलबूते पे आगे जाते हैं, खुद के विशिष्ट मानसिकता होती है। इसका मतलब ये है दूसरी तरफ से कि वो किसी की उंगली पकड़ के लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उनके खुद के ओपिनियन होते हैं, उनके खुद की विचारधारणाएं होती है, जो कई बार हम जो ऑर्थोडॉक्स या कन्वेंशनल वे में जो लोग जाते हैं उनसे अलग होती है।
ये विशिष्ट प्रकार की धारणा केतु के मूल नक्षत्र में होती है। इसीलिए फिर शादी की तो अभी ये कर्तृत्व के लिए अच्छा है, पराक्रम के लिए अच्छा है, लेकिन फिर ये ह्यूमन रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है, जहाँ एक्सेप्टेंस चाहिए, कई बार छोड़ देना चाहिए, ये इनको पसंद नहीं है। ये मूल तक जाते हैं। देखो मूल नक्षत्र ये ब्रह्मांड का या ये सृष्टि का सेंटर कहा गया है इसे, जिसे विष्णु की नाभि कहा गया है, ये मूल नक्षत्र को पर्टिकुलरली। इसकी जो देवता है कि किसकी पूजा करते हैं वो है नैऋति। हाँ, तो वो बहुत ही उग्र, जिसे काली कहते हैं बंगाल में। तो उसका मतलब ये है कि ये आपके पास्ट कर्म को सब धो डालता है, उनका मृत्यु करता है और बाद में आगे चलता है। कुछ खत्म होता है फिर आगे चलता है। इसका मतलब ये लोग कोई भी कार्मिक बंधन रखते नहीं है, सब पास्ट छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं अपने लाइफ में। इसीलिए फिर उनको वैवाहिक जीवन में एक्सेप्टेंस या कोऑपरेशन में बहुत तकलीफ होती है। ओके, सो जैसे इनके बारे में तो हमने बात की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी जैसे मूल नक्षत्र का आपने एक बताया, ये तो थोड़ा सा व्यक्ति के रूप में हो गया, लेकिन जैसे कुछ काम करना है तो उस समय पे ये देखा जाता है कि ये काम मूल नक्षत्र पे ही शुरू होना चाहिए। जैसे कि ज़मीन के खोदने का काम है या कहीं पे अगर आपको कुआं खोदना है तो वो मूल नक्षत्र के मुहूर्त पे किया जाता है। तो ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जैसे स्वभाव के बारे में तो ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ होगी, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखो मूल नक्षत्र जिसे मैंने कहा है ये ब्रह्मांड का या इस सृष्टि का मूल है। इसका आकार भी है ना, ऐसे मतलब जड़ी बूटी कैसे बांधी हुई होती है ना, इस तरह से उसका आकार है। ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। हाँ, इसका इस नक्षत्र पे पर्टिकुलरली इस नक्षत्र पे कौन कौन से कार्य करते हैं, तो वो जो कार्य होते हैं ना जिसे अधोमुखी कार्य कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बोरवेल करना या कुछ भी डिगिंग या प्लांटेशन या वो चीज़ें करना। और कई लोग सर्जरी का योग भी मूल नक्षत्र पे करते हैं। तो कई लोग शुभ कार्य, इवन विवाह भी मूल नक्षत्र पे होता है एक्चुअली, क्योंकि इससे बुरा नहीं कहते, इसे कहते हैं एग्रेशन का। पूर्व के ज़माने में जो महाराजा राजा हुआ करते तो इस नक्षत्र पे आगे चलते थे, माने जिसे आक्रमण करते हैं वगैरह, वो मूल नक्षत्र पे होता है। मूल नक्षत्र, इसको बुरा मत समझिए, मूल नक्षत्र ये एनर्जी का नक्षत्र है, ये बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। सो हाइपर एनर्जी कह सकते हाइपर हैं, एनर्जी, जो जनरल लोगों को उतनी एक्सेप्ट नहीं होती है, तो उस तरीके की एनर्जी हम उसको कह सकते हैं। ओके, तो ये तो मूल नक्षत्र के बारे में मैंने बात की, लेकिन इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई भी मुहूर्त जब देखा जाता है तब शुभ अशुभ नक्षत्रों के बारे में सोचा जाता है कि इस नक्षत्र पे ये काम करना चाहिए या ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मुझे थोड़ा जानना है कि कौन से नक्षत्रों को अमूमन शुभ नक्षत्र माना जाता है और कौन से नक्षत्रों को उतना शुभ नहीं माना जाता। देखिए फॉर एग्जाम्पल यम का एक नक्षत्र है जिसे भरणी कहते हैं। हाँ, ये नक्षत्र जो है ना, इस पर यम का प्रभाव है, तो इस पर शुभ कार्य कोई करते नहीं है। ठीक है। दूसरा ये बात होता है कि नक्षत्रों के 3 प्रकार है, जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और एक त्रियंगमुखी। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग नक्षत्र है। ऊर्ध्वमुखी नक्षत्रों पर सबसे शुभ कार्य होते हैं और अधोमुखी नक्षत्रों के लिए सबसे, जिसे हम कहते हैं ना कि बेसिक्स पर, या जिसे हम कहते हैं कि ज़मीन से कुछ निकालना है या ज़मीन का काम करना है, तो ऐसा। और त्रियंगमुखी नक्षत्रों पर वाहन खरीदी या जिसे हम कहते हैं कि ट्रैवलिंग एंड और ऑल अदर लग्जरीज, ये त्रियंगमुखी नक्षत्र पे करते हैं। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग नक्षत्रों का निर्माण किया गया है। सबसे जो शुभ नक्षत्र है वो देवगणी नक्षत्र में जनरली आते हैं, जिसे हम पुनर्वसु कहेंगे, पुष्य कहेंगे, जिसे गुरु पुष्यमृत एक ये आता है। तो जो देवगणी नक्षत्र है जनरली उन पर सबसे शुभ कार्य होते हैं। और राक्षसगणी नक्षत्रों पे जनरली जिन कार्यों में हम एग्रेशन चाहते हैं या जिन कार्यों में हम यश चाहते हैं, पराक्रम चाहते हैं, उसमें होते हैं। समझे। और मनुष्यगणी नक्षत्रों पे लोग कला या अदर एक्टिविटीज़ के लिए या कॉलेज या स्कूल एडमिशंस और अदर इसमें उसमें करे तो वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो नक्षत्रों के गुणधर्म विशिष्ट गुणधर्म है। ऐसे 27 नक्षत्र है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो 27 नक्षत्र, इनके 4 चरण मल्टीप्लाइड किए तो आपको 108 ये नंबर मिलता है। तो ये नक्षत्र ने पूर्ण विश्व सृष्टि को ऐसे व्याप्त किया हुआ है। और इनका स्टडी करने से, पर्टिकुलरली वो नक्षत्र में चंद्र जाने से, देखिए चंद्र पृथ्वी का जो परिक्रमा पूर्ण करता है वो 27.32166 इतना उसका ये है, मतलब उतने दिन में करता है। तो
27 नक्षत्रों का निर्माण किया गया है इसलिए, और ओह! एक नक्षत्र अभिजीत करके दिया है कि जिनके सामने पत्रिका भी नहीं है, उनको कुछ कार्य करना है, तो अभिजीत नक्षत्र पे आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लास्ट चरण और श्रवण नक्षत्र के चरण मिलाकर वो अभिजीत नक्षत्र बनाता है, वो मुहूर्त के लिए लेते हैं। लेकिन जनरली ये 27 नक्षत्रों का निर्माण चंद्र की परिक्रमा से किया गया है, समझे? ओके। तो कोई भी चीज़ हो इसके लिए विशिष्ट नक्षत्रों का ये करते। लेकिन एक आपको मैं बात बताऊं कि मुहूर्त शास्त्र ये बहुत बड़ा शास्त्र है, मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे भगवान ने कहा है, हर एक दिन हर एक पल सृष्टि का जो भगवान ने दिया है वो वही पवित्र है। भगवान ने अर्जुन को यही कहा है भगवत गीता में, मुहूर्त क्या कर रहे हो, मैं खुद काल हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आप कार्य करो, कर्म करो, अभी के अभी करो। हर एक दिन अच्छा है, इसके लिए मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं है, भाव अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। तो सर जैसे अभी तक आपने बताया कि नक्षत्रों के प्रकार है कि जैसे देवगणी नक्षत्र, मनुष्यगणी और राक्षसगणी नक्षत्र होते हैं। तो इन राक्षसगणी नक्षत्रों को अमूमन बुरा माना जाता है, लेकिन हमारे आसपास या हमारे देश में ऐसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जो इस बात को एक अपवाद सिद्ध होते हैं कि भाई इनका जन्म तो है ऐसा, लेकिन दे आर ट्रिमेंडसली सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। तो ऐसा कोई रियल टाइम उदाहरण आप बता सकेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। राक्षसगणी नक्षत्र, पहली बात तो ये बुरा बिल्कुल नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रकार का मिसकंसेप्शन है, यही मैं कहना चाहता हूँ। उल्टा इसका अर्थ यह है कि राक्षसगणी नक्षत्र वाले लोग बहुत ज़्यादा यशस्वी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल टाइम एग्जाम्पल हमारे मुकेश जी अंबानी है, उनका जन्म धनु राशि में और मूला नक्षत्र में है। आज आप देख रहे हो कितना ट्रिमेंडसली सक्सेसफुल है। यस। ये सक्सेस उनकी जिद, उनका कर्तृत्व और मूल तक जाने का, मतलब मूल नक्षत्र का शब्द में ही सब कुछ है। मूल तक इन डेप्थ विदाउट टायरिंग ही इज डूइंग हिज वर्क फ्रॉम डे टू नाइट। ये इतना उनका ये होता है ना, कर्तृत्व होता है और संयम और जिसे हम कहते हैं ढाढ़स होता है, बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे, आदरणीय हमारे रतन टाटा जी, इनका जन्म नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है। ओके। फिर से अगेन ये राक्षसगणी नक्षत्र है, लेकिन ही वॉज सो सक्सेसफुल, यस। सो सिंसियर एंड हार्ड वर्क। गुरु का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, लेकिन ये राक्षसगणी नक्षत्र है। ऐसे लोग बहुत अच्छे गुरु होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे Mentors. धार्मिक कार्य में काम करते हैं। ना मैं कह रहा हूँ कि भगवान की पूजा और ये करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि गुरु Good का जो works. राक्षसगणी नक्षत्र है ये बहुत अच्छा मेंटोर होता है, लोगों को साथ लेके आगे चलता है और लोगों के जीवन को प्रकाशित कर देता है। Okay. ये थे हमारे आदरणीय रतन जी टाटा, तो उनका जन्म विशाखा नक्षत्र में है। और हमारे अंबानी जी है, मुकेश अंबानी, इनका जन्म मूल नक्षत्र पे है। टॉप पर्सनालिटीज होते हैं ये लोग, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राक्षसगणी नक्षत्रों को बुरा नहीं कहना चाहिए। इनका शांति करके आप एक प्रकार इनका अनादर कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए। शांति करना है करो, पूजा पाठ करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका महत्व जानो कि राक्षसगणी इसका मतलब बुरा नहीं है। ये बहुत ही कर्तृत्ववान नक्षत्र होते हैं कि जो कि यशस्वी व्यक्ति के जीवन में ये होते हैं। ठीक है। तो सर इन नक्षत्रों के बारे में आपने बताया, तो ऐसे कुछ रियल टाइम एग्जांपल भी हम लोग देखना चाहेंगे कि किसी नक्षत्र पे जन्मे हुए बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति या जिन्हें पूरा देश या पूरी दुनिया मानती है, ऐसी कुछ पत्रिकाओं का अभ्यास आपने ज़रूर किया होगा, तो इनके बारे में मैं रियल टाइम एग्जांपल्स ज़रा सुनना चाहूँगा। ज़रूर। फॉर एग्जांपल आदरणीय मुकेश अंबानी जी की पत्रिका हम देखते हैं, तो उसमें उनका जन्म धनु राशि में है और मूल नक्षत्र में है। और आज हम देख रहे हैं किस ऊंचाई पर है। उनके पत्रिका में लग्न स्थान में प्रथम स्थान में शनि है। हम अगर जनरल में देखेंगे, नहीं भाई लग्न स्थान में शनि है, वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है, कि जो एक प्रकार का जिसे हम कहते हैं कि उग्र नक्षत्र है, या मूल नक्षत्र में जन्म है तो लाइफ का ऐसा नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ, मूल नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। वो मूल तक, जड़ तक जाते हैं और वो बिना थके वो कंटिन्यूअस एफर्ट्स लेते रहते हैं। लग्न स्थान में दूसरा नक्षत्र आ गया है उनके, कौन सा आ गया? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र में शनि, और वो भी प्रथम स्थान में। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं। लग्न स्थान, प्रथम स्थान, यहाँ पर ऐसा जो नक्षत्र है जो एक प्रकार का उग्र नक्षत्र है, जिसे ज्येष्ठा कहते हैं, ज्येष्ठ बड़ा, ये अंबानी जी के पत्रिका में प्रथम स्थान में है। ओके। तो कर्तृत्ववान व्यक्तियों के पत्रिका में ऐसे ही नक्षत्र होते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जिसे कहते हैं कि डरते हैं लोग जिसे,
मूला नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, उनकी शांति करते हैं। मैं ये कहता हूँ इनको जानो, इनमें कितना कर्तृत्व है जानो। सिर्फ कुछ लड़कियों के पत्रिकाओं में मूल नक्षत्र दिखाई दिया, उनकी शादी नहीं हो रही है, ज्येष्ठा नक्षत्र दिखाई दिया, नहीं ये अच्छा नहीं है। आपके थॉट्स में बदलाव लाना अपने ज़रूरी है कि ये नक्षत्र क्या कर सकते हैं, इनका प्रभाव कितना अच्छा होता है। तो दिस इज़ द रियल टाइम एग्जाम्पल। अगर दूसरा हम लेंगे तो आदरणीय रतन जी टाटा, इनका जन्म विशाखा नक्षत्र में है। अगेन वन ऑफ द क्रूर नक्षत्राज, बट जैसे हम सब लोग जानते हैं कितने उदार मतवादी और कितने पुण्यवान व्यक्ति थे वो। कितने लोगों को कितने लोग कितने ये लोगों की लाइफ को एनलाइटन बिल्कुल किया है उन्होंने। बिल्कुल। विशाखा नक्षत्र ये गुरु का है, लेकिन उग्र नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए रतन जी टाटा, इन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। करेक्ट। मुकेश अंबानी जी, इनका मूल नक्षत्र है, टॉप पर है आज हम। तो ऐसे व्यक्तियों के पत्रिकाओं में ऐसे जो नक्षत्र है, ऐसी जो राशि माने धनु राशि इनकी है, तो और रतन टाटा जी की तुला राशि है, ये लोग टॉप पर जाते हैं क्योंकि इनके पीछे ये नक्षत्र है। ये नक्षत्रों की महिमा है। सर, ऐसा है कि राहु के नक्षत्रों पे जन्मे हुए लोगों को कई बार शांति करने के लिए कहा जाता है और उनसे बच के रहने के लिए कहा जाता है। तो ये कितना तथ्य है इस बात में? आप इस चीज को कैसे देखते हैं? राहु के जो नक्षत्र है उसमें पहला आता है जिसे हम कहते हैं आर्द्रा, दूसरा आता है स्वाति और तीसरा आता है शततारका। राहु ये आर्द्रा नक्षत्र में उत्तम बिजनेसमैन, उत्तम कलाकार, उत्तम आर्टिस्ट देता है। स्वाति नक्षत्र में राहु ये अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं। स्वाति नक्षत्र ये तो देवगणी नक्षत्र है, देवगणी नक्षत्र है, करेक्ट। राहु का नक्षत्र है लेकिन देवगणी नक्षत्र है। कला, क्रीड़ा, क्रिएटिविटी, आर्ट, फंटास्टिक नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र जो भगवान शिव का नक्षत्र है, इसको आप बुरा नहीं कह सकते। ये बहुत अच्छा नक्षत्र है कि जिसमें मैंने अच्छे अच्छे सर्जन, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे कलाकार देखे आर्द्रा नक्षत्र के। और जहाँ तक शततारका लाइक इज ग्रुप ऑफ 100 स्टार्स, ऐसे कहते हैं, इसे शततारका कहते हैं। तो ये बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। ये कुंभ राशि में आता है और राहु का नक्षत्र है, तो इसीलिए राहु के नक्षत्र बहुत उच्चतम नक्षत्र है। नक्षत्रों को आप सिर्फ राहु का नक्षत्र इसलिए बुरा नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कि गुरु के नक्षत्र है, तो गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु, ठीक है, चलो वेरी नाइस, बट व्हाट अबाउट विशाखा? विशाखा नक्षत्र राक्षसगणी नक्षत्र है ना। कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ ग्रहों का कारकत्व नक्षत्रों से डिसाइड नहीं कर सकते। नक्षत्रों का एक सेपरेट एंटिटी है, नक्षत्रों के एक विशिष्ट गुणधर्म है। ग्रह अगर वो ग्रहण करते हैं तो उसी तरह से वो परिणाम देते हैं। करेक्ट। सो इसी को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए गुरु और राहु का आपने जिक्र किया, तो गुरु राहु जब किसी एक राशि में साथ में बैठते हैं तो उसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है, और इस योग को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं कुंडली में जब इसका प्लेसमेंट हो। तो इसको आप ज्योतिष के दृष्टि से कैसे देखते हैं? चांडाल योग इसका मतलब है, पत्रिका में अगर हमको गुरु और राहु इकट्ठा दिखाई दिया तो इसे चांडाल योग कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुरु के जो भी शुभत्व है, गुरु के जो भी संयमी, सक्सेसफुल और एक प्रकार का बुद्धिमान और यशस्वी व्यक्तिमत्व, ये गुरु है। जब भी राहु के साथ में दिखाई देता तो ये समझ लेना चाहिए हमारे कर्म बंधन से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। किस क्षेत्र में? विद्या के क्षेत्र में, स्पर्धा परीक्षाओं के क्षेत्र में। पोटेंशियल होने के बावजूद लड़कों को साइड लाइन चूज करना पड़ता है कई बार। जो व्यक्ति स्पर्धा परीक्षा में प्रथम आ सकता है, उसके पत्रिका में उच्च गुरु हो तो, लेकिन जब वो राहु के साथ में दिखाई दिया तो ऐसे व्यक्तियों के 1-2 मार्क्स से गुण रह जाते हैं। ये मेरे रियल टाइम एग्जाम्पल्स है। कई बार महिलाओं के लिए गुरु राहु समीकरण जो होता है वो संतति सौख्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इनको सी सेक्शन या सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है। गुरु राहु जो योग होता है, ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में कई बार शांतपना, संयमीपना, इसके साथ में एग्रेशन भी आ जाता है। लेकिन यही गुरु राहु समीकरण अगर 11वें स्थान में हो, 11वें स्थान में राहु बहुत बलवान होता है, तो यह व्यक्ति उत्तम कंसल्टेंट बन सकता है। यह व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है। यह व्यक्ति फाइनेंशियल सेक्टर में टॉप कर सकता है। गुरु राहु ये समीकरण कंसल्टेंसी का है। विद्या का मैं व्यापार नहीं कहूंगा, लेकिन विद्या का प्रमोशन कहता हूं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। जो एजुकेशन फील्ड में भी गुरु राहु समीकरण वाले लोग एक बहुत अच्छा
बिजनेस कर सकते हैं, ये मैं कहता हूँ। ओह ओके। सो बेसिकली जैसे आपने 11वें स्थान का उदाहरण दिया और कंसल्टेंसी का उदाहरण दिया, तो वो आपको वाक्पटुता या कह सकते हैं हम लोग के सामने वाले को कन्विंस करने का पावर आपको ज़्यादा परफेक्ट। देते हैं, और मतलब उसको आप कितना पॉजिटिवली और कितना अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शांति और पूजा पाठ करने से, एक तो पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, जिसको करना है वो ज़रूर करे, लेकिन ऐसा करने से 1% भी ये ग्रह इधर का उधर नहीं होता है। ये आपका कर्म बंधन है, उसको भुगतना ही पड़ता है, और भोग के इसको खत्म कर सकते हैं हम। इसके लिए उपाय ये है कि यू शुड डोनेट फूड फर्स्ट ऑफ ऑल। गुरु का सबसे उत्तम दान ये है अन्नदान। गुरुवार के दिन अन्नदान करो और नम्र हो जाओ। नम्र हो जाओ, ये गुरु कहता है। ये अगर इस योग से या इस दोष से मुक्त होना है तो अन्नदान और नम्र होना सबसे ज़रूरी होता है। अपने गुरु के सामने साक्षी हो जाओ, नम्र भाव से अन्नदान करो, इससे ये योग सफलता में परिवर्तित हो जाता है। अगर रत्न या अंगूठी कुछ पहननी है तो आप येलो सफ़ायर पहन सकते हो गुरुवार के दिन। ओके जी। तो राहु के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो राहु को वैवाहिक संबंधों के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता है बहुत जगह पे, या फिर बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में जब चर्चा होती है तब राहु को देखा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ट्रू, गुड क्वेश्चन। देखो, राहु के जो भी योग होते हैं ना, जैसे मैंने कहा गुरु के साथ में गए तो इसे चांडाल योग कहते हैं। राहु अगर शुक्र के साथ में हो, अगर पंचम स्थान में हो, अगर सप्तम स्थान में हो, तो कई बार व्यक्ति को, जिसे हम कहते हैं आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह, इसका सामना करना पड़ सकता है। नॉट नेसेसरी कि एवरी पत्रिका में वो होगा, कई योगों में ये चीज़ होता है। शुक्र राहु ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक सौख्य के लिए इतना अच्छा नहीं है। शुक्र केतु, दूसरा एक बात बताता हूँ, शुक्र केतु ये कॉम्बिनेशन भी वैवाहिक सौख्य के लिए अच्छा नहीं है। शुक्र के राहु और केतु से जो संबंध होते हैं ना, जिसके वजह से कई बार वैवाहिक सौख्य में बाधाएं आती है, और व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, या एक ऊंचाई पर जा सकता है, ये उसका एक पार्ट हो गया। लेकिन एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, ऑनेस्टी इज कंसर्न, लॉयल्टी इज कंसर्न, कई बार नॉट नेसेसरी 100% सब पत्रिकाओं में कई बार ऐसा देखा गया है, शुक्र और राहु कॉम्बिनेशन ये रिलेशनशिप्स के लिए सॉलिड और कॉन्क्रीट फुट ये नहीं देता है। इसके लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। ग्रह और राशियां तो हम लोगों की चर्चा में हमेशा होती हैं, लेकिन नक्षत्र एक ऐसा विषय है कि जहाँ पे जितना आप बात करेंगे उतना कम है उनके बारे में। हर एक नक्षत्र की अपनी अपनी खूबियां हैं, और ऐसे तो 27 नक्षत्र है, उनके 4 चरण, मतलब 108 वीडियोस हम खाली इन सब विषयों पे बना सकते हैं। सो इन विषयों पे बहुत सारी चर्चा आगे के एपिसोड्स में होती रहेगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को उसकी चर्चा की है, जैसे कि गुरु चांडाल योग जो बहुत लोगों की कुंडली में होता है, और बात करने से लोग मतलब वो पूछना चाहते हैं उसके बारे में कि क्यों ये है, इसका क्या परिणाम हमारे साथ में होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय आगे भी वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने कांटेक्ट करने का जरिया या जो मेथड है उसके बारे में लिखा है, तो उस पे आप आपके सवाल हम लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर आपके सवालों के ज़रूर जवाब आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, और वीडियो के नीचे कमेंट करने को मत भूलिएगा। थैंक यू।